Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic World Trade Organization of Class 10th Economics chapter number 4. So last वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से अगर लिबरलाइजेशन कर दिया जाए, इसका मतलब अगर ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए तो फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजी हो पाता है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आसानी से हो पाती है। इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, व्यापार की, कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, इस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ट्रेड को देखती है? तो यस, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच लुक्स एट द इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसी के बारे में हम देखेंगे। सो वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन मार्केट को ओपन कर देना चाहिए, इंडिया को लिबरलाइज कर देना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती हैं कि फॉरेन ट्रेड पे जितने भी बैरियर्स लगे हुए हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जितने भी बैरियर्स लगे हुए हैं वो हार्मफुल हैं और कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये कहती हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है ना दो कंट्रीज के बीच में, वो फ्री होना चाहिए। मतलब कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ट्रेड बैरियर। अगर कोई एक देश दूसरे देश को कोई सामान बेच रहा है तो ये सामान रिसीव करने वाला पर्सन किसी भी तरीके की बैरियर ना लगाए, इजीली एक देश से दूसरे देश में सामान चला जाए। सिमिलरली अगर इस देश को अपने देश से कुछ दूसरे देश में भेजना है तो एक्सपोर्ट भी फ्री हो। एक्सपोर्ट पे भी बैरियर्स लगते हैं, जैसे मान लो इंडिया में ग्रेन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये कोशिश करती है इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको खाना टाइम से मिले। तो अगर मान लो कोई साल ऐसा है जिसमें गेहूं की कमी आ रही है या इस साल फसल गेहूं की अच्छी नहीं हुई एंड गेहूं एंड वीट जो है, वीट एंड राइस जो हैं, दे आर स्टेपल फूड इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया ईट राइस एंड वीट एज देयर स्टेपल फूड। तो अगर किसी टाइम किसी साल फसल खराब हो गई, लेट्स से गेहूं की या राइस की, तो ऐसे में गवर्नमेंट रोक लगा सकती है एक्सपोर्ट पे। गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई घर के लोगों को खाना खिलाने के लिए तो हमारे पास अनाज है नहीं, तुम बाहर वालों को बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट कह सकती है कि अभी इस साल कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो एक्सपोर्ट पे भी बैरियर लगाया जा सकता है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या जो इन जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, वो फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके का ट्रेड बैरियर नहीं लगा होना चाहिए। एंड सेम थिंग गोज फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी फ्री होनी चाहिए। आप किसी भी देश के कंपनी को नहीं रोक सकते कि आप मेरे देश में ऑफिस मत बनाओ। तो इस तरीके से कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। कोई भी देश की कंपनी किसी भी देश में जाके फैक्ट्री सेटअप कर सकती है एंड वहां पे ऑफिस बना सकती है। तो ये कहना किसका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। All countries in the world should liberalize their policies। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जितने भी देश हैं दुनिया भर में उन सबको अपनी पॉलिसी जो है वो लिबरलाइज कर देनी चाहिए, मतलब कि सारे ट्रेड बैरियर्स को हटा देना चाहिए। World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade। and World Trade Organization ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एम करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जा सके, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाया जा सके। एक देश से दूसरे देश में अगर कोई सामान आ रहा है, जा रहा है, तो वो इजीली जा सके बिना किसी बैरियर के। तो ये काम इंश्योर करने का काम कौन करती है, WTO करती है, या WTO का एम ये है कि वो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज कर सके। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव्स ऑफ द developed countries, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed।
तो ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव से बनाई गई थी। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलके WTO को बनाया था। एंड WTO क्या करता है, ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ले करता है, एक तरीके से रूल्स बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड आपको कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग रूल्स जो है वो ले डाउन करता है WTO। एंड ये देखता है, WTO ये देखता है कि क्या ये रूल्स का पालन किया जा रहा है, क्या दुनिया भर के देश जो हैं वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो लगभग 160 कंट्रीज जो हैं वो WTO का मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं। दो WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained the trade barriers. अब देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके इनिशिएटिव से बनी थी? डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव से बनी थी। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको शुरुआत में मिलके बनाया था। एंड WTO का एम क्या है कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स वगैरह हैं वो हटाएं और फ्री ट्रेड को अलाउ करें। बट एक्चुअल में क्या देखने मिल रहा है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इन्होंने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स रिटेन करके रखे हैं। मतलब इन्होंने अपने देश में बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं। किन्ने? डेवलप्ड कंट्रीज ने। एक तरफ तो ये डेवलप्ड कंट्रीज WTO को बना के बैठी हैं और ये WTO कह रहा है कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या कह रही है? फ्री ट्रेड होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये खुद अपने देशों में ट्रेड बैरियर लगा के बैठी हैं। तो ये कैसा दोगलापन है? आप औरों को बोल रहे हो कि ट्रेड को फ्री करो, और जब आपके खुद के देश की बात आती है तो आपने बहुत सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो अभी विकासशील देश हैं, जो अभी डेवलपिंग नेशन है, उनको WTO फोर्स करती है, उनको जबरदस्ती कहती है कि आपको WTO के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जबरदस्ती बोला जा रहा है, उनको फोर्सफुली WTO कह रहा है कि आप हमारे रूल्स फॉलो करो, आप ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करो। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स रखे हुए हैं, उनको WTO कुछ नहीं कह रहा। बट जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कहा जा रहा है कि अपने मार्केट से, अपने कंट्री से ट्रेड बैरियर्स हटाओ। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और इस चीज का एक करंट एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे जो डिबेट चलता है, मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था मिल्क का, कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इंडिया में बाहर के देशों से मिल्क आए या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो वाला आए जिससे कि हमारे देश के फार्मर्स को दिक्कत आए। क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे दूध वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पे या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम बैरियर फ्री कर दें, ट्रेड फ्री कर दें वहां पे, तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में जितना भी दूध वगैरह है वो बहुत ही सस्ते दामों पर इंडिया में आने लगेगा, जिसकी वजह से इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे, उनका दूध जो है वो नहीं बिक पाएगा एंड अल्टीमेटली वो लॉस में चले जाएंगे, इंडियन फार्मर्स लॉस में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। देखो ये एक डिलेमा सा आ जाता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट एक तरफ तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट भी या इंडिया भी WTO का पार्ट है। तो जब इंडिया WTO का पार्ट है तो WTO की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप अपनी ट्रेड्स को फ्री करो। हमारी मेजरली ट्रेड्स फ्री हैं। जब 1991 में हमारे देश में ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी कि 1991 के दौरान इंडिया ने लिबरलाइजेशन कर दी। बट फिर भी कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमने प्रॉपरली फ्री ट्रेड नहीं किया है। बट WTO का कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं, तुम पूरा एकदम फ्री कर दो, ट्रेड एकदम फ्री कर दो। बट इंडियन गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि अपने देश के लोगों का एक तरीके से जो भविष्य है वो हमें संजो के रखना है, अपने देश के लोगों को हमें सपोर्ट करना है। ये भी तो इंडियन गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो WTO के प्रेशर में आके अपनी ट्रेड को फ्री कर देगी तो इंडिया में क्या होगा? दुनिया भर से हर तरीके के प्रोडक्ट्स इंडिया में आ जाएंगे एंड इंडिया में जो थोड़े बहुत प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी।
तो इसीलिए ट्रेड बैरियर को रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, बट एक बैलेंस होना चाहिए कि आप कितने लेवल पे रिटेन कर रहे हो। तो यही डिबेट चलता है कि पूरे तरीके से ट्रेड बैरियर हटाना है या कितना हटाना है। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपिंग नेशंस के ऊपर भारी पड़ रही है। डब्ल्यूटीओ कहता है कि पूरा फ्री कर दो, डेवलपिंग नेशंस कहते हैं कि भाई हम पूरा फ्री कैसे कर दें, अगर हम पूरा फ्री कर देंगे तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं। इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने इस सेक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर क्या क्या डिबेट है। So you have seen in chapter 2 that the agricultural sector provides the bulk of employment in a significant portion of the GDP. तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है जिसमें मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं, एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी में भी काफी अच्छा contribute करता है. Compare this to a developed country such as US with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment of a tiny 0.5%. अब अपने देश की सिचुएशन को यूएस के साथ कंपेयर करो जो कि एक डेवलप्ड नेशन है। वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, एंड एम्प्लॉयमेंट देखें तो यूएसए में एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितनी है, सिर्फ 0.5%। मतलब अगर 100 लोग यूएस में एम्प्लॉयड हैं तो उनमें से 0.5 लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होंगे। तो बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट एंड बहुत ही कम जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जिसमें यूएसए में, and yet this is very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries. and अब भले ही जो यूएसए है उसमें इतने कम लोग एग्रीकल्चर में हैं, बट उसके बावजूद भी यूएस जो है, यूएस गवर्नमेंट जो है वो इन फार्मर्स को, अपने देश के थोड़े भले ही बहुत कम फार्मर्स हैं, ठीक है, सिर्फ 0.5% लोग जो है वो फार्मिंग में लगे पड़े हैं, बट उसके बाद भी यूएस गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को बहुत सारा मनी देती है, बहुत मैसिव सम्स ऑफ मनी देती है। मतलब यूएस की गवर्नमेंट अपने देश के फार्मर्स को बहुत ज्यादा पैसा देती है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सके। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, यूएस फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइस। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा पैसा देती है, इसकी वजह से यूएस के जो फार्मर्स हैं अपने प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते प्राइसेस पे बेच पाते हैं। The surplus farm products are sold in other country markets at low prices, adversely affecting farmers in these countries. और यूएस के फार्मर्स के पास जो भी सरप्लस होता है उसको वो बहुत ही सस्ते दामों पर दूसरे देशों को बेच देते हैं, दूसरे देश के फार्मर्स इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब हो क्या रहा है कि मान लो यूएस में कोई प्रोडक्ट 100 रुपए पर केजी का बिकता है, ठीक है, बट यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने इनको 60 रुपए सब्सिडी के तौर पे दे दिए। कितने? 60 रुपए। हम रुपए में ही चलते हैं, खैर यूएस में तो डॉलर चलता है, अभी हम समझने के लिए 60 रुपए बोलते हैं। तो 60 रुपए जो हैं वो यूएस गवर्नमेंट ने इस फार्मर को दे दिए। और 60 रुपए कैसे दिए? पर केजी के हिसाब से। यूएस गवर्नमेंट ने बोला आप जितना भी केजी उगाओगे हर एक केजी पे हम आपको 60 रुपए दे देंगे। अब देखो ये जो फार्मर था इसको टोटल अपनी फसल किस हिसाब से बेचनी थी? 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, बट इसमें से 60 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिए। जब गवर्नमेंट ने 60 रुपए दे दिए तो अब ये जो फार्मर है वो 40 रुपए पर भी बेचेगा तो भी फायदे में रहेगा, क्योंकि 60 रुपए उसके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट से मिल चुके हैं। अब अगर ये जो यूएस का फार्मर है अपनी फसल को आम जनता को 40 रुपए पर केजी पे भी बेचेगा तो भी वो फायदे में रहेगा, क्योंकि एक्चुअली उसको पूरा पैसा, मतलब बाकी जो बचा हुआ 60 रुपए है वो कहां से मिल रहा है? यूएस गवर्नमेंट से मिल रहा है। अब देखो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट इस तरीके से बहुत ज्यादा पैसा नहीं देती। इंडिया में भी गवर्नमेंट मान लो पैसा देती है, सब्सिडी देती है, बट इतनी ज्यादा नहीं देती जितना कि यूएस गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को दे रही है। लेट्स से इंडिया में भी सेम चीज का जो प्राइस है वो 100 केजी है। इंडियन गवर्नमेंट ने कितना दिया? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए सब्सिडी दी। जब इंडियन गवर्नमेंट पर केजी पे 10 रुपए सब्सिडी देगी तो इसका मतलब जो फार्मर है वो 90 रुपए पे जनता को बेचेगा, क्योंकि उसे 10 रुपए तो किससे मिल गए? 10 रुपए उसे मिल गए गवर्नमेंट से। अब वो 90 रुपए पर केजी के हिसाब से जनता को बेचेगा। अब मान लो हम ट्रेड फ्री कर दें
और यूएस के जो फार्मर्स हैं वो हमारे देश में सामान बेच लगे। अब यूएस के लोग अगर हमारे देश में सामान बेचेंगे तो वो कितने पे बेचेंगे? वो तो बेच रहे हैं 40 रुपए पर केजी पे, और हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वो कितने पे बेच रहे हैं? 90 रुपए पर केजी पे। तो आपको क्या लगता है इंडिया का जो कंज्यूमर है वो किससे खरीदेगा? इंडियन कंज्यूमर के पास ऑप्शन आ गया, उसके पास यूएस के फार्मर का प्रोडक्ट भी है, उसके पास इंडिया के फार्मर का प्रोडक्ट भी है। तो जो लोग हैं वो किसका खरीदेंगे? डेफिनेटली लोग सस्ते की तरफ जाएंगे, वो यूएस का प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब वो यूएस का सामान खरीदेंगे तो इंडियन फार्मर का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा और इसकी फसल एक तरीके से बर्बाद हो जाएगी, उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये जो इंडियन फार्मर है वो कर्ज के तले डूब जाएगा क्योंकि उसका जो फसल है वो नहीं बिक पाई। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ? इंडियन फार्मर के साथ बुरा हुआ। तो ये जो डेवलप्ड नेशंस है ना वो यही कर रहे हैं। डेवलप्ड नेशंस अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं और उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिस देश में वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां के फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग डेवलप्ड कंट्री गवर्नमेंट्स, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड नेशंस को ये बोल रही हैं कि देखो WTO के रूल्स के हिसाब से हमने अपनी जो ट्रेड है वो फ्री कर ली, हमने अपने देश में से सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, बट तुम क्यों अभी WTO के रूल्स को इग्नोर कर रहे हो? डेवलपिंग नेशंस डेवलप्ड नेशन से कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ, हमने तो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, बट तुमने क्यों अभी भी अपने फार्मर्स को अमाउंट देना जारी किया हुआ है? अभी भी तुम क्यों अपने फार्मर्स को इतने ज्यादा अमाउंट दे रहे हो? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट देगी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके पास एक एक्स्ट्रा एज आ रही है कि वो सस्ते दामों पर अपने सामान को दूसरे कंट्रीज में बेच सके। तो ये एक तरीके से फ्री ट्रेड का प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे फ्री ट्रेड हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से दूसरे देश के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये फ्री ट्रेड नहीं हुई। तो डेवलपिंग नेशंस कह रहे हैं कि हमसे तो तुमने फ्री ट्रेड मनवा ली, हमारे देश से तो सारे ट्रेड बैरियर्स हटवा लिए, फिर खुद क्यों नहीं मान रहे? खुद क्यों अपने फार्मर्स को इतना ज्यादा अमाउंट दे रहे हो? You have asked our governments to stop supporting our farmers. तुम हमारी गवर्नमेंट्स को कह रहे हो, तुम डेवलपिंग नेशंस की गवर्नमेंट को कह रहे हो कि अपने फार्मर्स को सपोर्ट मत करो, बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ। बट तुम खुद अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो। मतलब देख रहे हो जो डेवलप्ड नेशंस है वो किस तरीके से रौब जमा रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं कि जैसे यूएस जो है वो खुद तो अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया को कह रहा है कि तुम अपने फार्मर्स को सपोर्ट मत करो। भाई क्यों ना करें? तुम अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हारे फार्मर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे फार्मर्स भूखे नहीं मरते, तुम्हारे फार्मर्स तो बिजनेस की तरह फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे देश में फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम अपने फार्मर्स को क्यों ना सपोर्ट करें? जब तुम कर रहे हो, जहां पे इतने अमीर फार्मर्स हैं, जब तुम अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो, तो हमारे देश में तो फार्मर्स और गरीब है, उन्हें तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? तो क्या ये जो भी कुछ हो रहा है ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? एंड WTO की क्या भूमिका है यहाँ पे? WTO एक्चुअली कर क्या रहा है? WTO जो है वो एक तरफ कहता है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है एंड ये देखता है कि सारे लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बट ये पार्शियल क्यों हो जा रहा है WTO? डेवलप्ड नेशंस को कुछ नहीं कह रहा, डेवलपिंग नेशंस के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक तरीके से हमें इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिव्यू करने की जरूरत है, वापस से इनको एक तरीके से रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि जो इनका मेन मकसद है वो पूरा हो पाए। ऐसा ना हो कि कुछ कंट्रीज को फायदा हो रहा है, कुछ कंट्रीज रूल्स वगैरह को पूरा इग्नोर कर रही हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं वो उनको प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। तो इस तरीके की चीजें इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से नहीं होनी चाहिए और इनको और ज्यादा ध्यान से रखने की जरूरत है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे WTO ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें और ज्यादा चेंजेस, बदलाव, ये सारी चीजें लाने की जरूरत है ताकि इनका जो इंटेंडेड एम है वो पूरा हो पाए। और कुछ जो फैक्चुअल थिंग्स हैं WTO के बारे में, तो WTO जो है वो 1 जनवरी 1995 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस के थ्रू ये आया था। सो 1986 टू 1994 जो है उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस चले थे एंड उसके
बाद ही जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है वो पिक्चर में आया। एंड इसका जो ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो हेडक्वार्टर है। एंड 160 प्लस मेंबर्स जो हैं वो WTO का पार्ट हैं, जो कि वर्ल्ड की 98% ट्रेड को देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 205 मिलियन स्विस फ्रैंक्स और जो है वो 2024 के लिए बजट है। इसके अलावा इनके जो हेड हैं वो नगोजी ओकोंजो इवेला हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं WTO के। तो ये थी इसके बारे में करंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो मे बी कुछ फैक्ट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। आप WTO की साइट पे, वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हो। बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे ये जो थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी।